वेलकम डॉक्टर एम के पांडे ट्यूटोरियल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि सर ये केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर को। तो देखो, समझो मेरी बात को, अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, कोई रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, इसका मतलब वो चल रही है, तो वो कितने स्पीड से चल रही है, कौन कौन उसको चलाने में पार्टिसिपेट कर रहा है और किस रास्ते से वो चल के जा रही है। आई बात समझ में? इन सब को स्टडी करने के जो चैप्टर होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ओके, जैसे समझो मेरी बात को, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड H2 प्लस I2 कन्वर्ट हो रहा है 2HI में, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। अब ये जो रिएक्शन है, एक और इससे कंपेयर करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास HCl है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH के साथ, तो ये बना रहा है NaCl। ओके, अब यहाँ पे दो रिएक्शंस हैं, दोनों अलग अलग तरह के रिएक्टेंट है दोनों में, इसका मतलब दोनों की स्पीड भी अलग अलग होगी। अब स्पीड अलग अलग है तो उसको किस में मेजर करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में मेजर करेंगे उसको, ठीक है। किससे मेजर करेंगे उसको? केमिकल काइनेटिक्स में। अब देखो, ये रिएक्शन है, यहाँ पे हो सकता है कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हों, यहाँ पे कुछ अलग कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हों। तो अगर अलग अलग कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब कैटलिस्ट क्या कर रहा है? इसकी रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? हम तो सपोज मान लो हमने टेम्परेचर दे दिया, सपोज हमने इसको प्रेशर दे दिया, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। और हमने बहुत सारे रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से परफॉर्म हो रही है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के जो हमारे पास चैप्टर होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। आई बात समझ में? इसका मतलब अगर हमें केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी रिएक्शन कैसी है। अब बात आती कैसी का मतलब क्या सर? कैसी का मतलब ये है कि वो फास्ट चल रही है, कि वो स्लो चल रही है, कि वो बहुत स्लो चल रही है, कि बहुत फास्ट चल रही है, ठीक है। तो रिएक्शन की स्पीड के हिसाब से हमने रिएक्शन को तीन पार्ट में बांटा है। जो रिएक्शंस होती हैं वो तीन तरह की होती है। एक होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, एक होती है मॉडरेट रिएक्शन और एक होती है स्लो रिएक्शन। इसको ज़्यादा करेक्ट बोलेंगे तो वेरी स्लो रिएक्शन। तो रिएक्शन जो होती है तीन तरह की होती है, एक होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, एक होती है वेरी स्लो रिएक्शन और एक होती है मॉडरेट रिएक्शन। अब बात ये आती है कि सर हमारे काम की कौन सी रिएक्शन है, इस चैप्टर में जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसमें से कौन सी हमारे काम की है। आई बात समझ में? तो देखो, सीधी सी बात, एक इमेजिन करो एक बात को कि अगर आप किसी जगह जा रहे हो, सपोज मानो, ठीक है, और आपके बगल से एक एरोप्लेन गुजर गया, आपके पास कुछ खास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, आपके बगल से गुजर गया, तो क्या आप उसकी स्पीड मेज़र कर पाओगे? अब बोलोगे सर ऐसा कैसा इमेजिनरी क्वेश्चन बोल रहे हो कि सर बगल से एरोप्लेन गुजर जाएगा ना, मान लेने में क्या जाता है, ठीक है ना। तो अगर कोई पार्टिकल है आपके बगल से बड़ा स्पीड से गुजर गया है तो उसकी स्पीड को कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि कोई अर्थवर्म है और वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कितनी देर में कवर करता है, ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस है, उसके लिए भी हमारे पे इतना टाइम नहीं कि हम फालतू बैठे रहेंगे और उसको देखते रहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से जब हम रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन जो मॉडरेट रिएक्शन है। तो हमारे लिए इस चैप्टर में जो सबसे फेवरेबल जो रिएक्शन होती है वो होती है मॉडरेट रिएक्शन। आई बात समझ में? तो मॉडरेट रिएक्शन की हम स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहे हैं वो कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल होता है। बाकी के लिए भी पॉसिबल है, बट उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हम वो एक्चुअली वो हमारे लिए बोल सकते हैं कि हमारे लिए सही नहीं है ना, उसकी जो सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे लिए कि हम बहुत स्लो रिएक्शन की भी स्पीड कैलकुलेट करें और बहुत फास्ट कैलकुलेट करें। तो हमारे लिए सबसे फेवरेबल कौन सी होती है? मॉडरेट रिएक्शन। बट प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम डिस्क्रिमिनेट कैसे करें कि भाई कौन सी वेरी फास्ट रिएक्शन है, कौन सी वेरी स्लो रिएक्शन है, कौन सी मॉडरेट रिएक्शन है। तो सबसे पहली बात करते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन की। अगर कोई भी रिएक्शन ऐसी है जो आयनिक रिएक्शन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनिक रिएक्शन? ऐसे रिएक्शंस जिसमें परफॉर्म करने के लिए जो रिएक्टेंट्स हैं वो जैसे ही सॉल्वेंट में जाएं और अपने आयन में कन्वर्ट हो जाएं, आई बात समझ में, उसको बोलते हैं आयनिक रिएक्शन। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है HCl और NaOH का, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग क्यों है? स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि जैसे ही इसको हम सॉल्वेंट में डालेंगे जो इसके लिए फेवरेबल सॉल्वेंट होगा, जैसे ही उसके अंदर सॉल्वेंट में डालेंगे अपने आयंस में टूट जाएगा, और जैसे आयन टूट जाएगा इसका मतलब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा H+ में और Cl- में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na+ में और OH- में। अब देखो, हमारे पास जो कंटेनर है जहाँ पे ये वाली रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, उसके अंदर
हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, पॉजिटिव आयन पड़ा हुआ है, नेगेटिव आयन पड़ा हुआ है, नेगेटिव आयन पड़ा हुआ है, पॉजिटिव आयन पड़ा हुआ है। तो इनको आपस में आयन में कन्वर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप आयन में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसका मतलब हमारी वो एनर्जी जो इसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए हमको देनी पड़ती, वो हमको नहीं देनी पड़ रही है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो रही है, बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के अपने आप को किस में कन्वर्ट कर रही है, आयन में कन्वर्ट कर रही है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये बहुत फास्ट होगी। ये पूरा H वाला किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, OH वाले के साथ, और ये नेगेटिव वाला किसके साथ हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा और एक H2O बन जाएगा। आई बात समझ में। तो कोई भी रिएक्शन जो आयनिक रिएक्शन है जिसमें आयंस बन रहे हैं, तो ऐसा तो एक तरीके से याद रख सकते हो कि जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनकी जो रिएक्शन होगी वो बहुत फास्ट होगी। तो वो हमारे काम की नहीं है इस चैप्टर के हिसाब से। ओके, अब बात करते हैं वेरी स्लो रिएक्शन की। तो ऐसी रिएक्शन जो बहुत टाइम ले रही हैं, परफॉर्म होने में बहुत टाइम ले रही हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन की रस्टिंग ऐसा नहीं होता है कि हमने अभी उसके किसी भी आयरन के ऊपर हमने वाटर डाल दिया और वो 1 घंटे के अंदर उसमें रस्ट लग गया, ऐसा तो होता नहीं है। उसको रस्टिंग होने में 1 हफ्ते लग सकते हैं, 2 हफ्ते लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं। तो इतना टाइम हम उसमें नहीं खर्च करेंगे अपना, इसलिए वेरी स्लो रिएक्शन जो होंगी वो भी हमारे काम की नहीं है। तो हमारे काम में कौन सी रिएक्शन है, मॉडरेट रिएक्शन। जैसे हमने कोई वीक एसिड ले लिया है, उसकी रिएक्शन किससे कराती है, वीक बेस के साथ कराती है। तो वीक एसिड वीक बेस की रिएक्शन क्या होगी, ये अपने आप आयन में टूटेगा नहीं। आई बात समझ में। तो अपने आप आयन रिएक्शन मान एग्जाम्पल लेते हैं हम CH3COOH प्लस इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NH4OH के साथ। अब ये रिएक्शन बहुत फास्ट नहीं होगी क्योंकि ये अपने आप आयन में टूटेगा नहीं, ये अपने आप आयन में टूटेगा नहीं। जब आयन टूटेगा नहीं तो उसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने में टाइम लगेगा। तो ऐसा मान सकते हैं कि वो रिएक्शन जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो फास्ट होती हैं, जो आयनिक रिएक्शन नहीं होती हैं वो कैसी होती हैं, मॉडरेट होती हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस बात पर ध्यान रखना है कि हमारी रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, मॉडरेट वाली होनी चाहिए। क्लियर मेरी बात। तो अभी हमने क्या पढ़ा, काइनेटिक्स क्या होता है और किस तरह की रिएक्शंस होती हैं, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और एक होती है मॉडरेट। कई बार क्या होता है, आप लोग कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर हमें अगर स्लो वर्ड बोल दिया तो स्लो बोल दिया तो ये मान के चलना है कि वो मॉडरेट रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जो इस चैप्टर की मतलब बोल सकते हो कि आत्मा है कि भाई अगर इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, हमें रिएक्शन की स्पीड पढ़ना है, जिसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर मेरी बात। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रेट जो जैसे हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोई रिएक्शन किस स्पीड से परफॉर्म हो रही है। तो जो स्पीड है उसी को हम रेट बोल रहे हैं, मतलब कोई रिएक्टेंट किस स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं H2 + I2 कन्वर्ट हो रहा है 2HI में। ठीक है, अच्छा एग्जांपल्स अगर बात करें हम मॉडरेट रिएक्शन की, थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए। एक एग्जांपल ये है जो बहुत यूज, देखो अगर हम मोटा मोटा बात करें तो हमारे पास बेसिकली 3 तरह की रिएक्शन इस चैप्टर में हमको बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेंगी। एक तो ये मिलेगी, एक आपको मिलेगी N2 + 3H2 कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 में, एक रिएक्शन ये मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चन से मिलेगी, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कम से कम इतना तो आपसे बनना चाहिए। एक मिलेगी आपको PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 में और Cl2 में। आप ये मान के चलिए कि इस चैप्टर में जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो करीब करीब 60-70% जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं 3 रिएक्शन के आसपास ही घूमेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बेसिक में जा रहे हो, आपसे बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे, 11th में आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है, तो कम से कम ये 3 रिएक्शंस तो आपको बननी ही चाहिए, है ना। क्योंकि देखो जब हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो हमें इक्वेशन हमको बैलेंस चाहिए। ओके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो इनके ऊपर डिपेंड करती है, जिनको बोलते हैं रिएक्शन कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इन पे डिपेंड करती हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा रिएक्शन याद नहीं है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो चीज़ों को सीखना, तो ये कम से कम ये 3 रिएक्शंस आपको बननी चाहिए। हालांकि ये भी प्रॉब्लम नहीं है बड़ी, क्योंकि आपके क्वेश्चन में मिलेंगी आपको। ठीक है, चलिए ओके, तो ये हो गई हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन एग्जाम्पल। अब आते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन पे। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि कोई भी रिएक्शन कितनी स्पीड से चल रही है, ठीक है ना, उसी को मेज़र करने के जो हमारे पास जो यूनिट्स हैं, जो क्वांटिटी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे देखिए जैसे हमने एग्जांपल लिया था H2 + I2 कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे 2HI में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, अब ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनिशियली अगर बात करें, इनिशियली कितने हैं, ये मान लेते हैं कि A रहा होगा, इसको भी मान लेते हैं A रहा होगा, इसकी क्वांटिटी है। ठीक है,
ये कितना रहा होगा? बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि सर ये भी ए रहा होगा। अरे भाई ए क्यों रहा होगा? अभी तो रिएक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कहाँ से आ जाएगा? सिर्फ क्या होगा हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट। तो ये कितना रहा होगा? 0। कुछ टाइम के बाद मान लेते हैं एट टी टाइम पे इसमें से कुछ खर्च होगा। कितना खर्च होगा? मान लेते हैं x खर्च होगा। इसमें से मान लेते हैं कि x खर्च होगा। यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ पे 2x बनेगा। अभी कितना बनेगा बाद में समझ लेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो, जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है रिएक्टेंट धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। इसका मतलब हमारा रिएक्टेंट समय के साथ कम होता जाएगा और प्रोडक्ट हमारा समय के साथ क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि टाइम गुजर रहा है, मतलब रिएक्टेंट की अमाउंट क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है और प्रोडक्ट की अमाउंट धीरे धीरे बढ़ रही है। अब बोलोगे सर कितनी बढ़ रही? जितनी स्पीड से ये कम हो रहा है उतनी स्पीड से क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। तो जितनी स्पीड से कम हो रहा है, जितनी स्पीड से वो बढ़ रहा है, उसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लिखना चाहूँ तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट इक्वल टू हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट की बात करूँ तो रिएक्टेंट की अमाउंट क्या हो रही है? कम हो रही है, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। है बात समझ में? मैं बोल रहा हूँ कि भैया समय के साथ रिएक्टेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अभी कम तो हो रहा है, सीधी सी बात है, रिएक्टेंट परफॉर्म होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, कम तो हो रहा है, बट कितनी स्पीड से कम हो रहा है उस स्पीड को क्या बोलते हैं? रेट। अब मैं दूसरी चीज़ बोल सकते हैं, जितनी स्पीड से कम हो रहा है उतनी स्पीड से बन रहा है। इसका मतलब इसको हम बराबर कर सकते हैं, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा? यहाँ पे टाइम हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई रिएक्टेंट खत्म होता है, जिस स्पीड से खत्म होता है, जिस स्पीड से कम होता है, उतनी स्पीड से क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है। अब खुद सोचो, अगर ये कम हो रहा है, ठीक है, तो समय के साथ इसकी अमाउंट क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इसका मतलब समय के साथ इसकी रेट क्या होती जाएगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसके बनने की रेट क्या होती जाएगी? धीरे धीरे कम होती, इसके खत्म होने की रेट धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसके बनने की रेट भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं रेट। मतलब कोई भी रिएक्टेंट कितनी स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और कोई भी प्रोडक्ट कितनी स्पीड से बनता है, इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। आई बात समझ में? अब जब रेट की हम बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, रेट किस पे डिपेंड कर रही है? रेट डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन पे। आई बात समझ में? और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट किस पे डिपेंड कर रही है? कंसंट्रेशन पे। अब थोड़ा सा इसके अंदर और जाते हैं, चीज़ थोड़ा सीखते हैं इसमें, तो ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेट किस पे डिपेंड कर रही है? कंसंट्रेशन पे। अब आप खुद सोचो, जैसे मान लो स्टार्टिंग मान लेते हैं 100 था, ये भी 100 था, ये कितना रहा होगा? 0 एट t इक्वल टू 0। अब मान लेते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड हम मान लेते हैं सपोज, ठीक है, तो कुछ कम हुआ होगा, मान लेते हैं कम हो गया, ये 80 हो गया, ये भी 80 हो गया होगा, तो ये कितना बन गया होगा? 2 बन गया होगा। तो देखो इस कंसंट्रेशन पे, देखो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन कितना था? 100। तो देखो आपको बता रहे हैं रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? कंसंट्रेशन पे। मतलब अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जब स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे तो हमारे पास रिएक्टेंट कितने कितने थे? 100 थे, तो रेट हमारी ज़्यादा रही होगी। अब 80 हो गए हैं, तो अब अगर इस 80 कंसंट्रेशन पे हम रेट निकालेंगे तो रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। कुछ देर के बाद ये 60 बचेगा, ये कितना बचेगा? 40 बचेगा। देखो कंसंट्रेशन और कम हो गया, तो देखो रेट थोड़ी सी और कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है रेट किस पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन पे। तो जैसे जैसे हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाता है, हमारी रेट भी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो बोलोगे सर ये प्रॉब्लम की बात है, अभी आप बता रहे थे कि रेट मतलब वो तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। तो अगर हमारी जो रेट है धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो हम कैसे बताएंगे कि हमारी रेट कितनी है टोटल? क्योंकि हर सेकेंड के बाद हमारी रेट तो बदल रही है। तो इसको समझाता हूँ आपको। देखिए, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, सपोज आपको 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, ओके, और आप जब घर से निकलते हो तो ऐसा तो नहीं होता जैसे आप फिजिक्स में क्वेश्चन लगाया होगा आपने लास्ट ईयर कि भाई हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर है, और आपकी जो टाइम दिया गया है आपको 1 सेकेंड दिया गया है। सपोज मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, चलो 10 सेकेंड मान लेते हैं। तो पूछा जाएगा कि भाई आप स्पीड बताइए कितनी है। तो स्पीड कैसा होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर, टाइम कितना है? 10 सेकेंड। किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 कट जाएगा, तो कितनी हो जाएगी? 100
कितनी आ गई, 100 मीटर पर सेकेंड आ गई। क्या आप बताइए, क्या आप पूरे रास्ते में 100 की स्पीड चल रहे थे? ऐसा तो होगा नहीं। कभी आप हो सकता है कि 120 की स्पीड चल रहे हो सकता है कभी आप 80 की स्पीड चल रहे हो। तो जो ये वैल्यू हम निकालते हैं, जो स्पीड हम निकालते हैं, ये एक्चुअल स्पीड नहीं होती, इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, उसी तरीके से जब हम कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये जो हम वैल्यू रेट निकाल रहे हैं, ये एक्चुअल रेट नहीं है, ये क्या है, जितनी भी हमारे अलग अलग समय पे जो रेट थी उसका एवरेज है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास जो रेट होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज कब आती है, जब हमारे पास टाइम ड्यूरेशन जो हो बड़ा हो। ठीक है, अगर हमारा टाइम इंटरवल बहुत बड़ा है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट कब होती है, जब एक पर्टिकुलर टाइम पे आप स्पीड निकालने को बोला जाए, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब दोनों ही रेट हैं बट आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है, दोनों का अलग अलग है। और आपको पता है जब हमारे पास जो डिफरेंस होता है टाइम ज़्यादा होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डेल्टा। ठीक है, और अगर इंस्टेंटेनियस होता है, स्मॉल होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल। इसलिए स्मॉल वर्ड के स्मॉल डी यूज़ करते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अगर मुझे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी हो, सपोज करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास रिएक्शन है H2 + I2 कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास 2HI में। ओके, अब स्टार्टिंग में एट टाइम हम मान लेते हैं टाइम T1 पे इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मान लेते हैं कि ये R1 है, मान लेते हैं कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन R1 है। ये कितना रहा होगा टाइम T1 पे, मान लेते हैं ये P1 है। एट टाइम T2 इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं R2 हो जाता है, इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब हमसे बोलते हैं कि भैया आप बताइए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। ओके, तो एवरेज के लिए हमें सीधी सी बात है, पहले तो क्या वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, डेल्टा। अब अगर रिएक्टेंट के हिसाब से बात करते तो पहले आप देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आपको पता है जब भी हम डेल्टा निकालते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। फाइनल कौन है यहाँ पे, R2 - R1। ठीक है, अब R2 - R1 कर रहे हैं और आप खुद देखिए, क्योंकि जब टाइम गुजरता है तो कंसंट्रेशन बढ़ता है कि कम होता है, रिएक्टेंट का कम होता है। इसका मतलब ये छोटी वैल्यू और ये कैसी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, तो इनका डिफरेंस कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा। और आपको पता है यहाँ पे हम लिख भी रहे हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डिक्रीज मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अपॉन क्या हो, अच्छा ये डेल्टा R निकाल रहे हैं, डेल्टा D क्या होगा, T2 - T1। तो इसलिए डेल्टा, इसलिए यहाँ पे रेट की जो वैल्यू आएगी, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, बट विथ साइन कैसा होगा, नेगेटिव। उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट की बात करें तो डेल्टा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 - P1। और आपको पता है कि प्रोडक्ट की अमाउंट क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आप रिएक्टेंट की रेट लिखिए तो वहाँ पे साइन कैसा लगाएंगे, नेगेटिव। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। है बात समझ में, क्लियर मेरी बात यहाँ तक? ओके, अब ये तो हो गई हमारे पास एवरेज। सेम चीज़ अप्लाई होती है कहाँ पे, इंस्टेंटेनियस के लिए। बस जहाँ पे हम डेल्टा यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, स्मॉल d। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो अगर मुझे रेट लिखना है तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर रिएक्टेंट के हिसाब से लिखते हो तो माइनस ऑफ dy/dt, यहाँ पे R हो जाएगा, इक्वल टू प्लस dy/dt कंसंट्रेशन ऑफ। अब कंसंट्रेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ओके, तो अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, बट जब आप इसको समझोगे अच्छे से तो आगे आने वाले क्वेश्चन इसमें बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लगभग आप मान के चलिए हर अल्टरनेट ईयर में तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बेस पे। ठीक है, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कुछ क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक सेकेंड, एक हमारे पास अगर हम सपोज एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखते हैं, सपोज करते हैं, तो हम उसको कैसे ही डिफरेंशियल रेट इक्वेशन यूज़ करेंगे। सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास स्मॉल a है, कैपिटल A, स्मॉल b, कैपिटल B कन्वर्ट हो रहा है स्मॉल c, कैपिटल C में,
प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी में। अब देखो ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल से स्मॉल डी ये कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, रिएक्शन कोफिशिएंट्स है। अब देखो जरा, अगर रेट लिखना चाहें तो रेट इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों क्या है, ये रिएक्टेंट है और आपको मैंने बताया रिएक्टेंट में क्या साइन लगाते हैं, नेगेटिव। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे माइनस डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे बी। ओके, चलिए अब देखो जरा आगे लिखते हैं, इक्वल टू प्लस डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ सी इक्वल टू प्लस डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे डी। ओके, अब देखिए ज़रा, अगर मान लो ये इक्वेशन हमने लिख दी है तो इनको भी तो कहीं ना कहीं पे हमको लिखना पड़ेगा। तो जितने भी कोफिशिएंट्स होते हैं उसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1 अपॉन कर देते हैं। तो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी और ये हो जाएगा 1 अपॉन डी। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम 1 अपॉन में कर देते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो बच्चों में डाउट यहाँ पे आता है, जैसे मान लो यहाँ पे जो मैं ए लिखा हूँ, अगर यहाँ पे मैं 2 लिखा होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 1 अपॉन 2 हो जाता। बट अगर यहाँ पे इटसेल्फ 1 अपॉन 2 होता तो 1 अपॉन 2 होता, तो ये 2 क्या होता, फिर ऊपर चला जाता, तो यहाँ पे हो जाता 2। आई बात समझ, ध्यान रखिए जो भी कोफिशिएंट होगा वो 1 अपॉन में आएगा। ओके, चलिए, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हुए। अब इस कॉन्सेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और जो भी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन तो देख के बता रहा हूँ, मैं तो क्वेश्चन देख रहा हूँ, आपको कहीं ना कहीं पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, कंसीडर द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जैसे एग्जांपल हमें दिया गया है N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 में। ओके, फिर हमें बोल रहा है द रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2, H2 एंड NH3। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग द रेट एक्सप्रेशन। मतलब हमें यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसके लिए आप रेट एक्सप्रेशन लिखिए। ओके, अब जो भी करेक्ट रेट एक्सप्रेशन होगा उसको बताइए, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अब अगर मैं इसके लिए रेट लिखना चाहूँ, सपोज करते हैं मैं रेट लिखना चाह रहा हूँ इसके लिए, तो आपको मैंने बताया रिएक्टेंट के लिए क्या करना है, माइनस साइन लगाना है, प्रोडक्ट के लिए क्या साइन लगाना है, प्लस, ठीक है, नाइट्रोजन। तो डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ N2, साइन कैसा लगाएंगे, नेगेटिव, कोफिशिएंट क्या है 1, ओके, इक्वल टू कोफिशिएंट कितना है इसका 3, तो मैंने बताया था क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3, साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि रिएक्टेंट है, डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ H2 इक्वल टू प्रोडक्ट है, साइन पॉजिटिव आएगा, कोफिशिएंट क्या है 2, तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा NH3। ओके, यहाँ तो समझ में आई मेरी बात। अब देखो ये हमारे पास आ गया। अब हमको कुछ ऑप्शंस दिए गए, उसमें से हमें एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है कि भैया डी बाई डी टी N2, ठीक है, इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 डी बाई डी टी H2 और प्लस 1 अपॉन 2 डी बाई डी NH3, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओके, और तो ये हमें ऑप्शन चूज करने की जरूरत ही नहीं है, पहला हो गया है और लास्ट में कोई ऑल ऑफ द अबव नहीं है, इसलिए हम पहले ऑप्शन में जाके करेक्ट कर लेंगे। अब बात याद देखिए, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई न्यूमेरिकल लगाएं, आप मल्टीपल चॉइस लगाएं, तो ध्यान रखिएगा आपको चारों ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। और ये ध्यान देना है कि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट तो नहीं है, ठीक है। चलिए, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है। तो बोल रहा है इन अ कैटालाइटिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय द हैबर्स प्रोसेस। अब देखो हैबर्स प्रोसेस में अल्टीमेटली अमोनिया ही बना रहे हैं। तो देखो ये हमारे N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 में। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 वॉज मेजर्ड एज 2.5। बोल रहा है कि जो NH3 बन रहा है उसकी वैल्यू हमको उसने दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2.5 × द पावर -4 दे रखी। मतलब क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि डी बाई डी टी कंसनट्रेशन ऑफ NH3 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 2.5 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर दे रखी है और पर सेकेंड, ठीक है। तो हमको बोल रहा है कि भैया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 मतलब डी बाई डी टी कंसनट्रेशन ऑफ H2 की वैल्यू भैया आप बताओ, ठीक है। तो देखो रेट इक्वेशन तो हमारे पास लिखी हुई है, हमें किसको किसको चूज करना है, NH3 वाले को और H2 वाले को। तो देख लेते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है। तो -1/3 डी बाई डी टी
कंसंट्रेशन ऑफ H2 इक्वल टू 1/2 dy/dt कंसंट्रेशन ऑफ NH3, क्योंकि हमको निकालना सिर्फ इतना है विथ निगेटिव साइन, तो 1/3 को हम इधर भेज देंगे, तो माइनस dy/dt कंसंट्रेशन ऑफ H2 इक्वल टू उधर जाएगा तो हो जाएगा 3/2 इंटू, और इसकी वैल्यू हमको दी गई है क्वेश्चन में, तो हो जाएगी 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन है 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। यही बात समझ में। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आने वाले जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, उन सभी टॉपिक्स में कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का यूज़ हमको पड़ेगा। आई बात समझ में। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका असाइनमेंट ये है कि आप इसको सॉल्व करिए घर पे। क्वेश्चंस मिलते हैं आपको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को तो आप उनको यूज़ करिए। उसमें कुछ और क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट जब भी हम मिलेंगे तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कुछ रेट इक्वेशन, एक और तरीके की रेट इक्वेशन होती है, वो क्या होती, कैसे होती, आपको बताया जाएगा। ठीक है।